नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, ये हमारा घटना चक्र का आर्थिकी का सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम उसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वह चैप्टर हमारा अभी थोड़ा सा रह गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर दबा देंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को कहीं से भी मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 और पेज बचे हुए हैं इस चैप्टर के, पूरी ईमानदारी से देखिए क्योंकि अच्छे खासे प्रश्नों के आने की संभावना है प्रत्येक परीक्षा में आने वाली। जो तीनों परीक्षाएं हैं, आरओ हो गई, चाहे आईएएस हो गई, चाहे फिर पीसीएस हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा लास्ट लेक्चर का, आईएसएफआर 2019 के अनुसार जनजाति जिलों में कुल वनावरण कितना है। तो यह था 4,22,351 वर्ग किलोमीटर का, और इनके यानी कि जनजाति जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% वनावरण से आच्छादित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आईएसएफआर 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यह हैं गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएसएफआर 2019 के अनुसार राज्यों या संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से। ठीक है, अभी अब परसेंटेज की बात हो रही। ठीक है, पहले क्षेत्रफल की बात हुई थी। तो देखिए भैया, अंडमान निकोबार सब पहले नंबर पे आता है, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पे मणिपुर है और चौथे पर उत्तराखंड है, पाँचवें पर हिमाचल प्रदेश और छठवें पर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर अभिलिखित वनों का क्षेत्र प्रतिशत उनके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आईएसएफआर 2019 के अनुसार राज्यों या संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वाले क्षेत्र कौन कौन से। ठीक है, अब प्रतिशत की दृष्टि से हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर अभिलिखित वनों का क्षेत्रफल कम है। तो उनमें सबसे कम है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर पंजाब, पाँचवें पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, जहाँ पर न्यूनतम अभिलिखित वनों का क्षेत्र है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 में आईएसएफआर 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी आईएसएफआर 2017 की तुलना में आईएसएफआर 2019 में कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कुल वृद्धि कितनी हुई थी। तो 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट, आईएसएफआर 2019 में आईएसएफआर 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है। तो आईएसएफआर 2017 से 2019 में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है मणिपुर। ठीक, कुल कितनी कमी हुई है। तो 499 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है मणिपुर के वनावरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आईएसएफआर 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही। ठीक है, पहले स्थान पर आता है सर्वाधिक वनावरण के मामले में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पाँचवें पर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र कौन से हैं। तो संघीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र हैं आईएसएफआर 2019 के अनुसार। पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तीसरे पे है लद्दाख, चौथे पे दादरा एंड नागर हवेली और पाँचवें पर दिल्ली है, जहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है अगर संघीय राज्यों में देखें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आईएसएफआर 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य या संघीय क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, अब परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, पहले स्थान पर आता है लक्षद्वीप 90.33%, दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम 85.41% के साथ, तीसरे स्थान पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.74% के साथ, और चौथे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश 79.63% के साथ, और अंत में आता है पाँचवें स्थान पर मेघालय 76.33% के साथ। ठीक है,
याद रखिएगा इनके परसेंटेज वाले पॉइंट भी आप लोग, क्योंकि मैच कराने को आता है। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य ISFR 2019 में रहे मिजोरम पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राज्यों की बात हो रही, केंद्रीय राज्यों की नहीं, इसीलिए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आपको यहाँ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पहले पर मिजोरम रहा, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर और पाँचवें पर था नागालैंड। ठीक है, था नहीं, अभी है, क्योंकि अभी ISFR 2021 के आंकड़े नहीं आए हैं। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम वनावरण वाले राज्य रहे ISFR 2019 में, पहले नंबर पर रहा हरियाणा, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर गोवा, चौथे पर सिक्किम, पाँचवें पर बिहार। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से रहे। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य रहे, पहले पर हरियाणा, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पाँचवें पर गुजरात। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में चौथे स्थान पर रहा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पंजाब दोनों ही जगहों पर दूसरे नंबर पर रहा न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों के क्रम में, चाहे वह क्षेत्र के आधार पर हो चाहे वह प्रतिशत के आधार पर। वहीं हरियाणा पहले नंबर पर रहा, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो चाहे प्रतिशत के आधार पर हो, न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर रहा 2112 वर्ग किलोमीटर के साथ, गुजरात दूसरे नंबर पर रहा 1117 वर्ग किलोमीटर के साथ, तीसरे स्थान पर रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर के साथ, और चौथे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, मैंग्रोव वनों की बात हो रही है। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है। तो यह डाटा भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है ISFR 2019 के अनुसार 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। ठीक, पूरा एकदम पॉइंट वाइज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है PCS की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले रहे क्षेत्रफल के आधार पर। ISFR 2019 में पहले स्थान पर रहा सोनभद्र, दूसरे पर रहा लखीमपुर खीरी और तीसरे पर रहा मिर्ज़ापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से रहे। तो न्यूनतम वनावरण वाले जिले रहे ISFR 2019 के अनुसार संत रविदास नगर पहले पर, मऊ दूसरे पर, तीसरे पर रहा मैनपुरी। ठीक है, संत रविदास नगर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यह है भदोही और भदोही जिले को ही संत रविदास नगर बोला जाता है, और दूसरी चीज़ बनारस और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कृषि पण्यों या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है। तो कृषि पण्यों या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज बना NCDEX। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई। तो निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई नागर विमानन मंत्रालय या फिर एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट, आवर्ती भुगतान यानी कि रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो पे की सुविधा NPCI के द्वारा, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा शुरू की गई। आवर्ती भुगतान यानी कि जो कंटिन्यूसली वो करता है, आपका EMI जो करता है, टाइम टू टाइम EMI करता है, तो वह अब UPI के माध्यम से भी कटने की शुरुआत की गई है NPCI के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋणों में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना रहा। तो जून 2020 में आंकड़े जारी हुए थे मार्च 2020 के लिए, उसमें भारत के बहुपक्षीय ऋणों का योगदान था $60 बिलियन का, और द्विपक्षीय ऋणों का योगदान था भारत के $27.2 बिलियन का। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि MSF के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू रखने का निर्णय किया है। तो RBI द्वारा बैंकों के वर्धित उधारी सीमा को जो है 30 सितंबर 2020 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए या फिर $10 बिलियन का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? तो गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में 10 बिलियन या 75,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया जाएगा अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात ही करते हैं हम लोग, बात ही तो करते हैं, पढ़ते कहाँ, ठीक है। चलिए, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे, तो शीर्ष स्थान पर रहे रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई? तो ढांचागत सुधार हेतु आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में घोषणाएं की गई, ठीक है। 8 क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की बात की गई और इसकी घोषणा की गई थी 16 मई 2020 को, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई? तो मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि की गई 40,000 करोड़ रुपए की, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया? तो एफडीआई की सीमा को ऑटोमेटिक रूट से बढ़ा करके 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन तक होने का अनुमान है? तो 2019-20 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में जो है 295.67 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन होने की संभावना बताई गई है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी, ठीक है। भारत की बात आए तो मुकेश अंबानी आंख बंद करके लगा दीजिएगा आप लोग, किसी भी सूची के बारे में बात की जाए अगर अमीरों के बारे में, ठीक है, हर चीज़ के बारे में नहीं। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो वर्ष 2020-21 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के द्वारा आकलित की गई है 4.5%। वहीं वैश्विक विकास दर बताई गई है 4.9%, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की GDP वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कोविड-19 महामारी के बाद जो है भारत की GDP रहेगी वर्ष 2020-21 के लिए 1.5 से लेकर के 2.8% तक, ऐसा विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया है? तो ADB द्वारा भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर, ठीक है, यह पूरा रिपोर्ट का ही नाम है। एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर रहेगी 4.8%। नेक्स्ट बात करते हैं, अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसको प्राप्त हुआ? तो इस वर्ष के सर्वाधिक धनी व्यक्ति रहे अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, यानी कि ADB या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 में वर्ष 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ADB द्वारा जो है भारत की वृद्धि दर वर्ष 2020 के लिए 4% बने रहने का अनुमान लगाया गया, ठीक है, ADB की रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य के माध्यम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो एडीबी द्वारा जो है भारत की ढांचागत क्षेत्र या भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 10 करोड़ डॉलर या फिर 100 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 10 जनवरी 2020 में जारी, ठीक है, जनवरी बोल रहा हूँ, 10 नहीं रहेगा, ठीक है, जनवरी 2020 में जारी 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय 2019-20 की राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्रों में दर्ज की गई? तो 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में, जिसमें स्थिर कीमतों पर 9.1% की वृद्धि हुई और वर्तमान कीमतों पर 14.6% की वृद्धि दर्ज हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत को रखा गया है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम जो कि इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है जो निर्देशित होगा, तो यह निर्देशित होगा ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम वर्ष 2030 सतत विकास एजेंडा के माध्यम से। ठीक है, आप लोग सतत विकास एजेंडा से भली भांति परिचित तो हैं ना, अवश्य रूप से परिचित होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 100 बिलियन डॉलर के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी कौन है? तो 100 बिलियन डॉलर को प्राप्त करने वाली दिसंबर 2019 में भारत की तीसरी कंपनी रही HDFC बैंक, प्रथम थी रिलायंस और द्वितीय थी TCS। नेक्स्ट, किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई? तो त्रिपुरा के पहले सेज की स्थापना के संदर्भ में दिसंबर 2019 में अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु मनी ऐप या फिर जिसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु 500 मिलियन डॉलर ऋण दिया जाएगा? तो बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु भारत के एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF एक्सचेंज कौन सा है? तो उस एक्सचेंज का नाम है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ETF का पूरा नाम आप याद रखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और भारत तो पूछेगा ही, तो भारत कॉर्पोरेट बॉन्ड भी रहेगा, तो भारत बॉन्ड ETF एक्सचेंज। ठीक है, चलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना की गई है हैदराबाद में। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, यानी कि बताइए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तिथि से लागू की गई? तो DIN संख्या को लागू किया गया 8 नवंबर 2019 को। DIN जो है वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का एक दस्तावेज है, ठीक है, के द्वारा जारी एक दस्तावेज है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। नेक्स्ट, नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने की? तो प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की गई अमेजन के द्वारा। इसके माध्यम से अमेजन अपनी वेबसाइट पर नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की मुख्य थीम क्या थी? तो 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी व्यापार करने में सहजता। इसका आयोजन किया गया था 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय के लिए प्रकाश पोर्टल की शुरुआत की गई। प्रकाश का पूरा नाम है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही, तो यह रहा HDFC बैंक, जो कि लगातार 6 वर्षों से ब्रांड्स टॉप 75 कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, भारत के मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, तो अगर आपको बैंक खोलना है छोटे स्तर का तो आपके पास 200 करोड़ रुपए की पूंजी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटा करके कितना कर दिया है, तो रिजर्व बैंक ने जो है कंज्यूमर क्रेडिट के लिए या फिर उपभोक्ता ऋण के मामले के लिए बैंकों के आवश्यक जोखिम भार को 125 से घटा करके 100% कर दिया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता क्या है, तो वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना की मुख्य विशेषता है कि पहली बार यह जनगणना डिजिटल और पेपर रहित होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितने करोड़ रुपए कर दी है, तो अब यह सीमा छोटे निर्यातकों के लिए बढ़ा करके कर दी गई ऋण लेने की 40 करोड़ रुपए की। ठीक है, जो निर्यातक हैं। नेक्स्ट, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा, तो मुकेश अंबानी। लगातार 8 वर्षों तक आपको बताया गया कि भारत के किसी भी अमीर के बारे में बात करें तो आप किसी भी लिस्ट में कोई भी सूची हो, मुकेश अंबानी पर आंख बंद करके चले जाइए। नेक्स्ट, कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 कौन जारी करता है, कनाडा की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के अनुसार शीर्ष देश कौन रहा, तो हांगकांग जो है वह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 79वां, यानी कि 79 नंबर पर भारत रहा और हांगकांग इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्त करता देश कौन होगा, तो AIIB से जो है स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्त करता देश है भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का मुख्य विषय था मेरी इच्छा के विरुद्ध। ठीक, अगेंस्ट माई विल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है UN या द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के माध्यम से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है वह स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करता है और 2020 में इस रिपोर्ट की थीम रही मेरी इच्छा के विरुद्ध या फिर अगेंस्ट माई विल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूलिए मत, एक एक पॉइंट इस पूरे दोनों लेक्चरों का इंपॉर्टेंट है। जो आर्थिक घटनाक्रमों की बात हो रही है अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर के हो गई 7,795 मिलियन। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 की मध्य वैश्विक आबादी कितनी बढ़ी, तो 2015 से 20 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ी 1.1% की औसत वार्षिक दर से। ठीक, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में 72 वर्ष थी, जो बढ़कर 2020 में कितनी हो गई, तो 2020 में जीवन प्रत्याशा बढ़कर के 72 से 73 वर्ष हो गई। ठीक है, जहाँ भी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात हो रही वहाँ आप उस रिपोर्ट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट में आई थी, उसी रिपोर्ट और उसी रिपोर्ट में आई थी। उसी रिपोर्ट यानी कौन सी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 में। ठीक है, चलिए थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ा करिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन लगभग 1.3 अरब थी, जो बढ़कर के 2020 में कितनी हो गई, 1380 मिलियन हो गए अब हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो 2015 से 20 के मध्य भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही 1%। भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही वह 1% की रही। वहीं विश्व की जनसंख्या में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रही वह कितनी रही 2015 से 2020 के मध्य, तो वह रही 1.1% की। ठीक है, वार्षिक रूप से। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, जो बढ़ करके 2020 में हो गई। तो 2019 की जीवन प्रत्याशा जो 69 वर्ष थी वह 2020 में बढ़ करके हो गई 70 वर्ष। वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे जो पहले 72 थी वह बढ़ करके हो गई 73। ठीक है, 73। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर कितनी रही? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रजनन दर बढ़ करके हो, भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है। बहुत अच्छे से, इसीलिए पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, याद रखिएगा यह। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर है, तो वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर रही 2.4 प्रति महिला। ठीक है, यह प्रजनन दर का मतलब क्या है? मतलब जितनी महिलाएं हैं, एक महिला के लगभग जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं विश्व में, उसके 2.4 बच्चे एक महिला के हिस्से में आते हैं। इतने बच्चे एक महिला से पैदा होते हैं। ठीक है, और भारत में भी यही भारत में यह आंकड़ा 2.2% का है कि प्रत्येक महिला के 2.2 बच्चे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि काट के, अरे किसी के 3 होते हैं, किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, इनका एवरेज निकाल लीजिए। 1, 3 और 2 को जोड़ करके बटे में 3 करके उस हिसाब से प्रजनन दर निकाली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन 2020 यानी कि SRS बुलेटिन सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर प्रति, देखिए SRS जो बुलेटिन है वह 2 वर्ष पहले का निकाला जाता है और हर 2 वर्ष में एक बार निकाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 यानी कि SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर प्रति हजार वाले शीर्ष 5 राज्य कौन रहे? तो SRS बुलेटिन में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य रहे। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर 48 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर SRS बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर 43 है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से असम और छत्तीसगढ़ रहे, यहाँ पर जो है शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार में 41 है। और चौथे स्थान पर रहा उड़ीसा, यहाँ पर SRS बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर है 40। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? छींक आ गई थी, मैंने सोचा क्यों माइक में छींक आ जाए। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर प्रति हजार वाले 5 राज्य कौन से रहे? तो SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य रहे। पहले स्थान पर रहा नागालैंड, यहाँ पर प्रति हजार 4 शिशुओं की मृत्यु होती है। दूसरे पर रहा मिजोरम, यहाँ पर प्रति हजार 5 शिशुओं की मृत्यु होती है। और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे गोवा, सिक्किम और केरल, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा रहा 7 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में। तो पहले पर रहा बिहार, यहाँ पर जो है जन्म दर 26.2% की रही SRS बुलेटिन के अनुसार 2018 में। और दूसरे पर रहा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जन्म दर 25.6% की रही। तीसरे पर रहा मध्य प्रदेश, यहाँ पर जन्म दर रही 24.6 की। और चौथे स्थान पर रहा राजस्थान, यहाँ पर जन्म दर रही 24 की। और चौथे स्थान पर रहा और 5वें स्थान पर रहा झारखंड, यहाँ पर जो है 22.6% की जन्म दर रही। ठीक है, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे SRS बुलेटिन 2020 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार, ठीक 11.2% की जन्म दर थी यहाँ पर। दूसरे पर रहा गोवा, यहाँ पर जन्म दर 12.4% थी। तीसरे पर रहा नागालैंड, यहाँ पर जन्म दर 12.9% थी। चौथे पर रहा त्रिपुरा, यहाँ पर जन्म दर 13% थी, 13.0% की त्रिपुरा में थी। और चौथे स्थान और 5वें स्थान पर रहा चंडीगढ़, यहाँ पर जन्म दर रही 13.3% की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष मृत्यु दर प्रति हजार वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन रहे? तो शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर 8, उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है, 7.3 अंकों के साथ। पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश और केरल जो है वह संयुक्त रूप से 6.9 प्रति हजार के साथ रहे तीसरे स्थान पर, ठीक है। मृत्यु दर की बात हो रही, जन्म नहीं। नेक्स्ट, एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर प्रति हजार वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे एसआरएस बुलेटिन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में पहले पर रहा दिल्ली, जहां पर जो है मृत्यु दर रही 3.3 की। दूसरे स्थान पर रहा नागालैंड, जहां पर मृत्यु दर रही 3.5 की। तीसरे स्थान पर रहा दादरा नागर हवेली, यहाँ पर मृत्यु दर रही 3.8 की। और चौथे स्थान पर रहा मिजोरम, यहाँ पर मृत्यु दर रही 4.1 की। और 5वें स्थान पर रहा चंडीगढ़, यहाँ पर मृत्यु दर रही 4.3 की, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं इस लेक्चर का, ठीक, और इस चैप्टर का। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ वर्ष 2018 में कितनी हो गई? तो एसआरएस बुलेटिन के अनुसार जो है राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर जो है 2017 में 33 की तुलना में गिर करके हो गई 32, ठीक है, वर्ष 2018 में। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा देखिए प्रमुख योजनाओं के बारे में बात होगी, अवश्य रूप से होगी, लेकिन थोड़ा पॉइंट वाइज करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि जो अभी हमारे आरओ की परीक्षा में तत्काल पूछे जाने वाले हैं, तो उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, वह अन्य चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बुक यही रहेगी आर्थ की, इसको थोड़ा और इधर उधर से कहीं से इधर उधर से डिस्कस करते हैं। आरओ के पेपर के बाद हम निश्चित रूप से क्रम वाइज चलेंगे, ठीक है। चलिए, पूछा योजनाओं के बारे में भी जाएगा, ऐसा नहीं योजनाओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा। योजनाओं के बारे में आपको ई दृष्टि वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हम बात करेंगे, निश्चिंत रहिए आप, यहाँ पर भी बात होगी, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर थोड़े और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ले लिया जाता है जो कि पॉइंट वाइज हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।